हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज की ये क्लास स्पेशल होने वाली है। ऐसा क्यों? आपके एसएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की ये सीरीज अब से डेली लगातार चलने वाली है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एसएससी एग्जाम को ये क्वेश्चंस टारगेट करेंगे, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं इन सभी को टारगेट करते हुए ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। इन 25 क्वेश्चंस में हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी कवर करेंगे। तो आपको पूरे 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में ये बताना है कि 25 में से आपने कितने सही स्कोर किए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आप ये जरूर याद रखें, इस सीरीज में हम लगभग हर टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, अपॉइंटमेंट्स, पॉलिटी के क्वेश्चंस, डिफेंस के, अवार्ड्स के, स्पोर्ट्स के, साइंस एंड टेक, सब कुछ इसमें कवर होगा। पहला सवाल हमारा स्पोर्ट्स का ही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। सबसे पहली बात, इनकी कंट्री मैं बता देती हूँ, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसे हराया है फाइनल में? सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हरा करके ये खिताब इन्होंने जीता है। इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है और कुल मिलाकर के 7वां मेजर खिताब है। इसी कैटेगरी में यदि हम वुमेन सिंगल की तरफ चले तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला सिंगल या महिला एकल का खिताब जीता है एलेना रायबाकिना ने। किसे हरा करके? अरियाना सबालेंका को। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। साल भर में टेनिस के कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन। याद रखिए, विंबलडन ओपन सबसे पुराना है, 1877 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। इन चारों टूर्नामेंट में कुल 5 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं। मेन सिंगल यानी कि पुरुष एकल, वुमेन सिंगल यानी कि महिला एकल। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों कैटेगरी मैंने मेंशन करी है। इसके अलावा मेंस डबल, वुमेन्स डबल और एक होता है मिक्स डबल की कैटेगरी। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, चाहे तो याद रखें या ना रखें। यहां से बस इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ये खेला जाता है क्ले कोर्ट, मिट्टी के मैदान पर, जबकि विंबलडन ओपन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर यानी कि घास के मैदान पर। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रिलेट करके याद रखना है। यहां से यदि मैं अदर टेनिस खिलाड़ियों के बारे में डिस्कशन करूं, नोवाक जोकोविक ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, जो कि मैंने बताया ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। जेनिक सिनर इटली से, डेनियल मेदवेदेव ये रशिया से बिलोंग करते हैं, एलेना रायबाकिना कजाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, अरियाना सबालेंका बेलारूस से, ईगा स्विटेक पोलैंड से और कोको गॉफ ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। तो 2 क्वेश्चन के माध्यम से चारों ऑप्शन कवर करते हुए 8 और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट यदि आप निकालें तो मोर देन 10 क्वेश्चंस यहां से आपके कवर हो जाते हैं। सवाल तीसरा जो इंपॉर्टेंट डे का मैंने ऐड किया है, वर्ल्ड वाटर डे, ये मनाया कब जाता है? विश्व जल दिवस की बात की जा रही है, तो हर साल मार्च महीने की 22 तारीख को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है वाटर एंड जेंडर। हालांकि इसके लिए एक स्लोगन भी चलाया गया था, वेयर वाटर फ्लोज इक्वालिटी ग्रोज। जो मैं आपको थीम बता रही हूँ ना, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर की गई थी। तो 22 मार्च ये आपका वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। आज कौन सी तारीख है? आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के दिन, आज ही के दिन वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व पृथ्वी दिवस की भी थीम आप याद रख सकते हैं, आर पार आर प्लैनेट। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री घर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है सोलर पावर फॉर हाउस होल्ड, यानी कि घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाने से रिलेटेड ये योजना है। आप लोगों को याद होगा फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगा करके हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
एनुअल मीटिंग इज हेल्ड एट वेयर, मतलब कि विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? दावोस स्विट्जरलैंड में, और इस बार इसकी 56वीं मीटिंग रही है 2026 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की जाती है। अभी तो 2026 की अपडेट नहीं हुई है, 2025 की यदि आप रिलेट करें तो इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। एक क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? पेरिस ये फ्रांस की कैपिटल है। पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो ये सीन नदी के किनारे हो जाएगी। इसके अलावा प्रसिद्ध एफिल टावर ये पेरिस में ही है। यूनेस्को का मुख्यालय आप पेरिस में पढ़ते हैं। 2024 के जो समर ओलंपिक रहे हैं इसकी मेजबानी किसने करी थी? पेरिस ने ही करी थी। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, अमेरिका का प्रमुख शहर है। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का आप हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। जेनेवा ये स्विट्जरलैंड में है, जहां पर आप WHO और WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए कुछ दिन पहले ही मैंने लास्ट 3 महीने की करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च करी थी। ये बाइलिंगुअल थी, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर आपको बाइलिंगुअल मिल रहे थे। जनवरी से मार्च के इस ई बुक में आप लोगों को हर महीने के करंट अफेयर प्रोवाइड कराए गए थे MCQ फॉर्मेट में विथ एक्सप्लेनेशन। प्राइस मात्र 49 रुपीज रखा गया था, जो कि आप परचेस कर सकते हैं कल्याणी मैम ऑफिशियल के एप्लीकेशन से। और कुल मिलाकर के लगभग 600 MCQs इस ई बुक के माध्यम से हमने कवर कर ही लिए थे। अब मार्च खत्म हुआ, इसमें हम थोड़ा डिले कर गए थे, इसलिए ई बुक आने में लेट हुआ। अभी अप्रैल के लास्ट डे, अप्रैल महीने की ई बुक मैं लॉन्च कर दूंगी, और ये अब तक की सबसे कम प्राइस की ई बुक होगी। इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करें, ऑन टाइम ये लॉन्च कर दी जाएगी। सवाल नंबर 6वां है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इज रिलेटेड टू। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है ये किससे रिलेटेड है? ये चिप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहली बात ये समझिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अर्धचालक। इसका इस्तेमाल होता कहां पर है? तो देखिए, ये जो सिलिकॉन चिप्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन, कार हो गया, टीवी, वॉशिंग मशीन, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित की जा रही है गुजरात में। हालांकि गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य भी है जो कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू कर चुका है। सवाल 7वां है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश टॉप पर है? तो देखिए, आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप पर आया है। इसमें इंडिया को इस वर्ष रखा गया है 13वें स्थान पर। इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन आप जानते हैं। पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से भारत से सेपरेट होता है। आसिफ अली जरदारी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। लास्ट ईयर 2025 मई में भारत के द्वारा यहाँ जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर था। सवाल 8वां है, इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो देश की पहली AI यूनिवर्सिटी जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित होनी है। हालांकि ये प्रस्तावित है, अभी कुल मिलाकर के स्थापित हुई नहीं है। एक वनतारा यूनिवर्सिटी वन्य जीवों के लिए मैंने बताया है, ये गुजरात में स्थापित की जाएगी, जामनगर में। ये वही जामनगर है जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगी। फिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भारत की पहली वाटर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। ये कुछ मिलते जुलते फैक्ट्स आप रिलेट कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके द्वारा हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1944 वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी MD है। अच्छा, इस वर्ष इसने जो IMF ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसमें भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है ये 6.5% फोरकास्ट किया है, जबकि ग्लोबल ग्रोथ रेट इसने 3.1% फोरकास्ट की है। वर्ल्ड बैंक का भी फॉर्मेशन ईयर और हेडक्वार्टर सेम है, हेड इसके अजय बंगा हो जाएंगे। अच्छा, ADB एशियाई विकास बैंक 1966 फॉर्मेशन ईयर है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर। मसादो कांडा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। 69 मेंबर कंट्री इसका, इजराइल आपको रिलेट करना है। इसने भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है इस साल के लिए फोरकास्ट की है 6.9%। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो प्रमुख हैं
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ये हो जाएगी नकोजी अंकोजी। केन बेतवा लिंक परियोजना ये किस राज्य से जुड़ी हुई योजना है? तो ये आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से। यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आज ही के करंट अफेयर में इसका डिस्कशन मैंने किया था, मैं फिर से बता देती हूँ। बेतवा नदी जो आप देख रहे हैं ये रायसेन के कुमरा गांव से निकल रही है। यहाँ पर केन नदी ये मध्य प्रदेश के कटनी से निकलती हैं। दोनों ही नदियां निकल करके उत्तर प्रदेश में यहाँ पर यमुना नदी से जाकर के मिल जाती हैं। तो इन दोनों नदियों के पानी को कनेक्ट करने के लिए ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी और ये पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होकर के गुजर रही है ना। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब कि ये दोनों नदियों के पानी को जोड़ने से इसके बीच का जो शुष्क क्षेत्र है ये कवर किया जाएगा, लेकिन स्थानीय इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्हें इस क्षेत्र से पलायन करने को कहा गया है। हालांकि जो मुआवजा है वो भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है और इसके लिए स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर चिता आंदोलन की शुरुआत की गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। सवाल 13वां है, 13 नंबर का भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम कंजर 13 है किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कंजर 13 जो कि भारत किर्गिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है रिसेंटली असम में आयोजित की गई थी और ये फरवरी के महीने में 4 से 17 फरवरी तक आयोजित की गई असम के मिसामारी में। दोनों ही देश के बीच में एक्सरसाइज की शुरुआत वर्ष 2011 से की गई थी। उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समझ को मजबूती प्रदान करना। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्योंकि यदि आपसे पूछा जाए कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन करने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये ऑस्ट्रेलिया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया। स्पष्ट रूप से यहाँ पूछा जा रहा है यूरोप का ऐसा पहला देश, तो ये स्पेन बना है जिसने कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए देशव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। एशिया का ऐसा पहला देश हालांकि इंडोनेशिया बनने जा रहा है और भारत में ऐसा विचार कर्नाटका भी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 नंबर का जो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, ये जो क्राफ्ट मेला है कहाँ आयोजित किया गया? 2026 का एक क्राफ्ट मेला आयोजित किया गया था फरीदाबाद हरियाणा में। हालांकि हर साल ये यहीं पर आयोजित किया जाता है। फरवरी के महीने में इसका उद्घाटन सीपी राधाकृष्णन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने किया। 1 से 15 फरवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया जिसमें कि भागीदार देश इजिप्ट था, थीम राज्य यूपी और मेघालय इसकी थीम रही है स्थानीय से वैश्विक। कुरुक्षेत्र हरियाणा में हर साल अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कुरुक्षेत्र में ही क्यों? क्योंकि इसी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। प्रसिद्ध जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है मेघालय शिलोंग में आयोजित किया जाता है। उत्सव उद्भव फेस्टिवल 2025 यह आयोजित किया था ग्वालियर मध्य प्रदेश ने। ये वही ग्वालियर है जिसे यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया था। महिलाओं का जो आईपीएल है जिसे आप वुमेन प्रीमियर लीग कहते हैं, इसका खिताब किसने जीता है? दूसरी बार इसकी विजेता रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रही है जिसने दिल्ली कैपिटल को हरा करके ये खिताब जीता। महिलाओं के आईपीएल की शुरुआत 2023 से की गई, तब इसका विजेता मुंबई इंडियंस था। दूसरा एडिशन जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने, तीसरा एडिशन जीता, माफ कीजिएगा, दूसरा एडिशन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता, तीसरा एडिशन मुंबई इंडियंस ने और चौथा एडिशन जो रिसेंटली हुआ है ये फिर से आरसीबी ने जीता है। यानी कि 2 बार की विजेता आरसीबी है और 2 बार की विजेता मुंबई इंडियंस हो जाएगी। इसमें प्लेयर ऑफ द फाइनल स्मृति मंधाना चुनी गई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन। स्मृति मंधाना जो कि आरसीबी की कप्तान रही, सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स की तरफ से खेल रही थी। ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिसने कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए, तो स्मृति मंधाना को मिला। पर्पल कैप सोफी डिवाइन को। इमर्जिंग प्लेयर ये मिला दिल्ली कैपिटल की नंदिनी शर्मा को। पर्पल कैप उस खिलाड़ी को जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, याद रखें। हालांकि पुरुषों के आईपीएल के अभी तक 18 सीजन हो चुके हैं। 18वां सीजन लास्ट ईयर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। अभी तो 19वां सीजन इसका चल ही रहा है, देखते हैं कौन विजेता होता है। आईपीएल क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई रेगुलेट कराता है, जिसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1928। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर है। मिथुन मिन्हास वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा भारत टैक्सी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जैसे आप ओला उबर यूज करते हैं ना, तो आप एक
सरकारी टैक्सी सर्विस यूज करेंगे जिसका नाम भारत टैक्सी होगा। अब ये अन्य ऐप से कैसे अलग है? इसकी खासियत ये है ड्राइवर की ही ओनरशिप, इसमें ड्राइवर ही मालिक है, यानी कि निजी कंपनियों के विपरीत इसमें ड्राइवर स्वयं हितधारक बनते हैं। मुनाफे का सीधा हिस्सा ड्राइवरों को मिलता है, जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, शहरी झुग्गी झोपड़ियों में, यानी कि शहर के जो झुग्गी झोपड़ी होते हैं, जो स्लम्स होते हैं, यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा पहुंचाने में सुधार लाने के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर इसका ऑप्शन बी है, रूबल नागी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये एक भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। रूबल नागी ने पूरे भारत में 800 से अधिक शिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं और ये झुग्गी झोपड़ियों में, यानी कि स्लम्स की दीवारों पर मैथ, साइंस और इतिहास जैसे विषयों को पढ़ाती हैं। नीता अंबानी, इन्हें रिसेंटली कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने सम्मानित किया। देश की पहली महिला शिक्षिका जो थी सावित्रीबाई फुले थी। सबसे कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज पाने वाली जो महिला है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान से हैं। अब कुछ स्टैटिक के फैक्ट हम देख लेते हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आप इमेज में देख पा रहे हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश ने अमेरिका को भेंट की थी? देखिए, अमेरिका में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी सभी जानते हैं, लेकिन इस अमेरिका को ये गिफ्ट किया गया था फ्रांस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने किस पर्पज से दी थी? फ्रांस अमेरिका के बीच दोस्ती और स्वतंत्रता, साथ ही लोकतंत्र के एक तरह के सिंबल यानी कि प्रतीक के रूप में ये गिफ्ट की गई थी 1866 में ऑफिशियली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इसे फ्रांसीसी मूर्तिकार जो रहे थे फेडरिक ऑगस्टे बॉर्थोल्डी, इन्होंने डिजाइन किया था, जबकि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये गुस्ताव एफिल द्वारा बनाया गया था, जो कि एफिल टावर के निर्माता थे। एफिल टावर है कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। हालांकि दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टेच्यू है ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा है गुजरात के केवड़िया में, जो कि रामवीर सुतार जी के द्वारा डिजाइन की गई है, जिनकी डेथ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? आप कहेंगे मैम इतना बेसिक क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है, क्योंकि आप अक्सर इतने बेसिक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। समझिए, राष्ट्रगान कहते किसे हैं? जन गण मन, ये राष्ट्रगान हुआ, जिसे गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। हालांकि इसके हिंदी संस्करण को ना 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में ऑफिशियली अपना लिया गया था, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, ये लिखा गया है। इसकी रचना इनके द्वारा 1875 में की गई थी और इनका जो उपन्यास है ये आनंद मठ में शामिल है। ठीक है। 21वां सवाल है, धूप से कौन सा विटामिन बनता है? देखिए, धूप की बात आई है तो यहां पर आपको विटामिन डी याद रखना है। यहां पर मैंने कुछ विटामिन के रासायनिक नाम लिखे हैं, जैसे कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसमें गाजर खाने की सलाह दी जाती है। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का निकोटिनामाइड, B5 का पेंटोथेनिक, B6 का पायराडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 इंपॉर्टेंट है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है। इसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरल, विटामिन ई टोकोफेरल, विटामिन के फिलोक्विनोन। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखें। यदि आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की थी, तो ये फंक ने की थी। आगे चलते हैं। अच्छा, जल में घुलनशील घुलने वाले विटामिन बी और सी हैं, और जो वसा में घुलनशील है ए, डी, ई के। बस इतना याद रखें। कौन सी गैस है जो कि हंसने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? देखिए, हंसने वाली गैस आप नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं, जिसे आप N2O ये लिख सकते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन, हल्की मीठी गंध वाली गैस होती है। सूंघने पर इंसान को थोड़ी देर के लिए बेकाबू हंसी आ सकती है ना। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस या स्वीट एयर भी कहते हैं, मीठी हवा। Which app was launched for multilingual digital governance, यानी कि बहुभाषी डिजिटल गवर्नेंस के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये भाषिनी ऐप आपको रिलेट करना है। ये एक AI आधारित
लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है जो मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं के बीच में रियल टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। ये 22 से अधिक भारतीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, तमिल, बंगाली, इनमें मतलब इन सभी लैंग्वेज में बोल करके या लिख कर ट्रांसलेट करने में सक्षम होता है। विच पास कनेक्ट्स मनाली विथ लेह, यानी कि मनाली को लेह से कनेक्ट करने वाला जो दर्रा है यहाँ पर रोहतांग दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दर्रे क्या होते हैं? इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं पास। यहाँ पर दो चट्टानी एरिया के बीच का जो रास्ता निकाला जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा, या मांझी द माउंटेन मैन मूवी आपने देखी होगी, तो एक तरफ पहाड़ दूसरे तरफ पहाड़, या पहाड़ को काट कर ही जो रास्ता निकाला जाता है, ये आपका पास कहलाता है। भारत के प्रमुख दर्रों पर यदि हम नजर डालें जो इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रे सिंधु नदी से इस दर्रे का निर्माण हुआ है, ठीक है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये लद्दाख में है और ये भारत में लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर यदि आप देख पा रहे हैं तो मणिपुर के पास तुजू दर्रा है। दिफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश के पास देख पा रहे हैं। माना नीति लिपुलेख ये उत्तराखंड के हैं। हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा शिव किला, रोहतांग आपने देख लिया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। साउथ में फिर थाल घाट, भोर घाट रिलेट करेंगे। पाल घाट ये आप केरला वाले इलाके में याद रखेंगे। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है जो कि उपयुक्त मानी जाती है? तो देखिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट मिट्टी होती है ये ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नमी धारण करने की एकदम बेस्ट मिट्टी से बताई जाती है, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पूछा जाए सबसे अधिक या मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए। अब आप खुद का एनालिसिस कीजिए, 25 में से कितने सही आपने अटेम्प्ट किए हैं। एक तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में, दूसरा आपको ये बताना है कि क्या ये सीरीज चलते रहनी चाहिए, क्या ये सीरीज आपको पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि डेली आपको इसी टाइम में ये सीरीज मिलते रहे तो कम से कम एक शेयर बनता है। मैंने कभी कहा नहीं है, मैं बहुत कम कहती हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा यदि आप इस पर शेयर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा डेली वीडियो अपलोड करने का। यदि आप ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करें। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।